ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत में एआई तंत्र का विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल और प्रसून शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज हम उस तकनीक की बात कर रहे हैं जो मोबाइल से लेकर खेत, अस्पताल और अदालत तक पहुंच चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार कहती है कि भारत एआई के दौड़ में दुनिया के आगे के देशों में है। हजारों करोड़ का निवेश हो रहा है और भविष्य उज्जवल है। लेकिन आम आदमी के मन में सवाल है कि ये तकनीक हमारी जिंदगी आसान बनाएगी या मुश्किल। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं साइबर मामलों की गहरी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी और प्रसून शर्मा जी। आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो एआई होता क्या है, इसके मामले में भारत दुनिया में कहाँ पर खड़ा है और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? सरल भाषा में एआई जो आपके रूटीन जो काम है वो डिजिटाइज करता है। एआई का पहला स्टेज होता है डिजिटाइजिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसका मतलब जो आप काम रूटीन बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे एक लेटर टाइप करना या किसी को पेमेंट करना, तो वो एआई उसको ऑटोमेट कर देता है और आसान भी कर देता है और रीच भी बढ़ा देता है। क्योंकि उसमें फिर आपको, जैसे अब हम पेमेंट करते हैं यूपीआई से, वो आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में वॉइस बेस भी आप सुनते हैं। जब आप पे करते हैं तो आपको वॉइस में वो बताता है कि इतना पेमेंट कंफर्मेशन कर देता है। तो ये एक आसान हो गया है। और अब उसके साथ साथ क्या हुआ है कि ये वॉइस बेस से आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। जो गांव में जो दुकान चलाता है वो पेटीएम में वो वॉइस कंफर्मेशन देता है और वॉइस से वो अकाउंटिंग भी कर सकता है और उससे आगे क्या उसको ऑर्डर करना है वो भी उसको सजेस्ट कर सकता है कि आपकी दुकान में ये खत्म हो गया है। ऐसा ही एग्रीकल्चर में आप बीज जो ऑर्डर करते हैं आप कर सकते हैं, फिर उसके रिलेटेड आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कब क्या करना चाहिए, वो भी वॉइस बेस आपको टूल किट मिल जाती है। तो इस सरल भाषा में ये आपको एम्पावर करता है, एज अ हेल्पर काम करता है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एआई वाकई गांवों और छोटे कस्बों तक भी पहुंच चुका है या अभी ये सिर्फ शहरों में ही इसका दायरा बढ़ता जा रहा है? पढ़े लिखी कम्युनिटी के बीच में जिन लोगों को समझ है तकनीक की उनके बीच है, या गांवों में भी उसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है? इस स्टेज में भारत काफ़ी एग्रेसिवली मूव कर रहा है, मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप आइडेंटिफिकेशन देखिए, आधार, हम 100 करोड़ के आसपास की जनता के पास अपना डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है। हमारे सारे पंचायत के पास फाइबर कनेक्टिविटी है, सारे पोस्ट ऑफिस ज़्यादातर कनेक्टेड है। तो ये जो डिजिटल रेल बनाई है या ट्रेल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर एआई बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अगर आप देखिए, हमारा जो यूपीआई है, पूरे विश्व का जो पेमेंट है वो तकरीबन 49% जून के महीने में यूपीआई के थ्रू हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के शहरों में हुआ है। टीयर 3 और टीयर 4 और रूरल इंडिया से भी अब यूपीआई की पेमेंट्स हो रही हैं। सेकंड है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शंस, जो भारत सरकार की तकरीबन 350 स्कीम्स जी और तकरीबन 30 मिनिस्ट्रीज या उससे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज की स्कीम डीबीटी के थ्रू वो अनेबलमेंट कर रही है और पेमेंट डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी और उसके ऊपर ही एआई काम करता है। चाहे आप उसमें देख लीजिए कि अगर डीबीटी की बात करें तो अगर हम उनका वर्क शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो वो भी डिजिटली हो सकता है। जैसे अभी मनरेगा का जो रिप्लेसमेंट आया है उसमें हम डिजिटल लॉगिंग कर सकते हैं कितने मैन आवर्स एक वर्कर ने काम किया और उसके पेमेंट कितना बनता है पर आवर बेसिस पे। तो वो डिजिटली कनेक्ट होके ना सिर्फ वो सरकार के लिए जहाँ पे पेमेंट होना है वहाँ पे फ्रिक्शन कम करेगी, वो जो वर्कर है उसको भी अपनी भाषा में समझा पाएगी कि आपके इतने पैसे बने और उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है वो भी समझ पाएगा। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दैनिक जीवन और कामकाज में एआई की बढ़ती भूमिका पर आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भारत से नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही विकास का नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत कर रही है। स्वास्थ्य हो या कृषि, शिक्षा हो या शासन व्यवस्था, हर क्षेत्र में आज एआई हमारे दैनिक जीवन को और बेहतर बना रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आज इस क्षेत्र में एआई तेजी से बदलाव ला रहा है। यह रोगों के शीघ्र निदान, मेडिकल स्कैन के विश्लेषण और मरीजों के उपचार में चिकित्सकों की मदद कर रहा है। एआई संचालित टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में एआई किसानों के लिए एक भरोसेमंद डिजिटल साथी बन रहा है। मौसम पूर्वानुमान,
कीट निगरानी और फसल सलाह जैसी सेवाएं रियल टाइम डेटा के आधार पर दी जा रही हैं। किसान ई मित्र और राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जैसी पहलें किसानों की उत्पादकता और आय सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं। एआई को शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर सीखने की प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और समावेशी बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय कार्यक्रम युवाओं को भविष्य के लिए आवश्यक एआई कौशल प्रदान कर रहे हैं। एआई शासन और न्याय व्यवस्था को अधिक कुशल और पारदर्शी बना रहा है। ई कोर्ट्स परियोजना के तहत एआई आधारित अनुवाद, स्वचालित प्रक्रियाएं और डिजिटल कानूनी प्लेटफॉर्म नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय तक बेहतर पहुंच प्रदान कर रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान में एआई की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारतीय मौसम विभाग एआई मॉडल्स के जरिए वर्षा, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक घटनाओं का सटीक अनुमान लगा रहा है, जिससे आपदा प्रबंधन और कृषि योजना को मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में इंडिया एआई मिशन के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, हमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पवन दुग्गल जी, आपसे भी हम यही समझना चाहेंगे कि आपके हिसाब से भारत आज एआई के मामले में दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़ा है? मुझे लगता है भारत अपनी एक विशिष्ट जगह पर खड़ा है, लेकिन हम बहुत देर तक इस जगह पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि फोर्सेस ऐसे आ रहे हैं जो हमें विवश कर रहे हैं कि हम आगे एक बहुत ही अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और लेकर चलें। क्योंकि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है, भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो इस संदर्भ में जो भारत करेगा एआई के संदर्भ में, वो एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड बन जाएगा विश्व स्तर पर। और वैसे भी भारत जो है ग्लोबल साउथ राष्ट्रों का एक नेचुरल लीडर माना जाता है। तो जो भारत करेगा, काफी हद तक ग्लोबल साउथ के राष्ट्र भी उसी मापदंड को फॉलो करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि भारत दूसरे लोगों की एग्जाम्पल्स का अनुसरण ना करे, उनके एग्जाम्पल्स, उनके एक्सपीरियंसेस को देखे और उसके बाद फिर तय करे कि उसे अपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। जो भी स्ट्रैटेजी भारत अडॉप्ट करेगा, जरूरी है कि वो जमीनी हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए। क्योंकि अभी तक जितने भी, अगर आप अधिकांश तौर पर एआई लॉज की बात कर लें या कानूनों की बात कर लें, तो अधिकांश जो कानून है वो एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, एक वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच उनमें है। तो विद द रिजल्ट वो भारत की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके साथ तालमेल नहीं खाते। तो अगर भारत चाहता है कि वो कट कॉपी पेस्ट करके इन कानूनों को भारतवर्ष में ला पाएगा, तो शायद ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा ही नहीं। और अच्छी बात यह है कि भारत की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि भारत अपना ही एक अलग नया रास्ता अख्तियार करे। ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले साल फरवरी 2025 में जब उन्होंने संबोधन किया था इंडिया एआई समिट को पेरिस में जब हुआ था, तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक नया प्रकार का कॉन्सेप्ट प्रदान किया, जिसमें उन्होंने बात करी सस्टेनेबल एआई की, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ दिया। और वो इतना विशाल कॉन्सेप्ट है कि उसके सामने रिस्पॉन्सिबल एआई, एथिकल एआई, अकाउंटेबल एआई, ट्रांसपेरेंट एआई या एक्सप्लेनेबल एआई बड़े बौने से कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो अगर अब भारत अपनी थॉट लीडरशिप को आगे बढ़ाते हुए इसी सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल पर आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है हम एक न केवल नया ग्राउंड को ब्रेक करेंगे, साथ ही साथ नया एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड भी स्थापित करेंगे। और रियलिटी तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहा है। जिस हिसाब से एआई विकसित होता जा रहा है, आज ऑलरेडी एजेंटिक एआई आ चुका है, एआई एजेंट्स काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना कर लीजिए तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तो आ भी गई है, हालांकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वो अगले साल तक आने वाली है। और उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है, जो पूरी दुनिया भर के मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देने वाली है। तो जब इस तरह की घटनाएं घटित होने वाली हैं, तो जरूरी है कि भारत इस बात को समझे कि वो एक शेर की सवारी कर रहा है, जो दौड़ता हुआ शेर है। भारत उस शेर, वो अपनी सवारी छोड़ के नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि शेर उसको खा जाएगा।
तो लिहाजा उसको उस शेर की सवारी करते हुए, एआई की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो सुनिए, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दौर में एआई का स्कूल में भी पढ़ाया जाना शुरू हो गया है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्या देखते हैं? आप मौजूदा दौर में हमारे टीचर्स उस चीज़ के लिए तैयार हैं, और इससे बच्चों की शिक्षा में और किस तरह का फ़ायदा या निखार आप पाते हैं? जी, हमारी सरकार जो है इसको मिशन मोड पे और पूरे इकोसिस्टम एनेबलमेंट की दिशा से देख रही है। तो जो हमारा इंडिया एआई मिशन है उसमें 10,000 करोड़ का बजट में लगा है। उसमें ना सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 38,000 प्लस जीपीयूज जो सस्ते दामों में प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें एमएसएमईज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और स्कूल्स भी हैं और रूरल स्कूल्स भी हैं, जिनको वो टिंकरिंग लैब जो कि एक इनोवेशन का हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू प्रदान किया जा रहा है। तो और ये एक तो एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है स्कूलों के छात्रों का टिंकरिंग लैब के थ्रू, उसमें एक और जो प्रावधान है वो स्किलिंग का है, जिसमें टीचर स्किलिंग भी है और उसके रीजनल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। जैसे आईआईटी गांधीनगर में एक स्किलिंग सेंटर बनाया गया है, ऐसे ही रीजनल सेंटर्स से और डोमेन स्पेसिफिक स्किलिंग हो रही है एआई पे। किसी पे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो रही है, किसी पे कमर्शियल रिलेटेड हो रही है, किसी पे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो रही है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम एनेबलमेंट भारत सरकार की तरफ से हो रहा है। उसमें आपको टेक्निकल रिसोर्स मिल रहे हैं, उसमें आपको कंप्यूट मिल रहा है, उसमें आपको स्किलिंग मिल रही है, उसमें आपको ग्रांट भी मिल रही है अगर आप कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा कि स्किलिंग के प्रोग्राम से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एआई का स्किल नौजवानों को मिले, युवाओं को मिले और एआई सीख के अपने जीवन में प्रयोग कर पाए, और विशेषकर जो लघु उद्योग हैं वो सब अपने जीवन में, वो सब अपने कार्य में अगर एआई का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ स्किलिंग का कार्यक्रम किया गया है, आरंभ किया गया है, जो कि 10 लाख युवाओं को एआई के स्किल देने का इसमें गोल रखा गया है। आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा और 10 लाख नौजवानों को, युवाओं को और छोटे उद्यमियों को एआई के स्किल्स दिए जाएंगे। एक और जो चुनौती पवन जी ये देखने को मिल रही है कि तमाम ऐसे लोग जिनके पास रोजगार नहीं हुआ करता था, लेकिन एआई आने के बाद में उन्हें बहुत सारी चीजें समझ आने लगी और इस नई तकनीक से उन्हें फायदा मिल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी समझ का स्तर एआई को चलाने के मुकाबले या एआई के इस्तेमाल के साथ में आगे लेजिटिमेट तरीके से बढ़ने के लिए काफी है, या उनकी स्किलिंग पर भी और फोकस की जरूरत है? मुझे लगता है कि अभी लोग एक और वाली फेज में है कि आपने एआई देखा, बिल्कुल दंग आश्चर्यचकित रह गए कि साहब इस तरह की चीज भी हो सकती है, इस तरह बेहतरीन काम हो सकता है। लेकिन उसके दौर में ही साथ एक नई प्रकार की क्रांति शुरू हो गई है पूरी दुनिया भर में और खास तौर पर भारतवर्ष में। मैं उसे कहता हूँ क्रांति, जिसका नाम मैंने दिया है कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म जी। यानी कि लोग अब अपनी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। जो एआई कह रहा है उसको सत्य मान रहे हैं, उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो अपने स्किल सेट्स को तो भूलते जा रहे हैं, अपनी जो एनालिटिकल पावर्स हैं उसको भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉग्निटिव स्लेव बनते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं इन बिग टेक कंपनीज के। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए जहां एक और हमें एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करना है, वहां दूसरी ओर हमें यह भी देखना है कि हम खुद एआई के गुलाम ना बन जाएं या अपनी कॉग्निटिव स्किल्स या कैपेबिलिटीज को हम गिरवी ना रख दें एआई के दरवाजे पर। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बताना है कि साहब अब जो है एक नए युग में हम कदम रख चुके हैं। अब जो है एजुकेशन कमोडिटाइजेशन हो चुकी है, नॉलेज कमोडिटाइज हो चुकी है। आज हर आदमी किताब लिख सकता है। अमेजॉन ने हाल ही में बताया है कि उसके जितने ऑथर्स हैं उसकी जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अधिकांश ऑथर्स आजकल चैट जीपीटी के माध्यम से नई किताबें लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए किताब लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस एआई युग में अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि काम कर रहे हैं जो आप, वो तो एआई ऑलरेडी क्या तो कर रही है या बहुत जल्दी पूरी तरीके से कर देगी। एक हाल ही में सर्वे आया है जो बताता है कि जो एआई एजेंट्स होते हैं वो इंसानों की तुलना में जो स्पेसिफिक काम करते हैं इंसानों से लगभग 500% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो जब इस तरह का एआई सामने आ गया है तो सवाल हमें ये पूछना है कि हमारे को अगर एक चीज रेलेवेंट बनाएगी तो वो बनाएगी हमारी थिंकिंग, हमारी शक्ति टू लुक एट वेरियस कॉग्निटिव एलिमेंट्स। तो जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बुनियादी तौर पर चुनौतियां बनी रहेंगी। हाँ, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी,
नई नौकरियां भी आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया तो ये बात बहुत क्लियर है कि आने वाले समय में ये एआई आपको रिडंडेंट बना देगा और बहुत जल्दी ही आपके सामने एग्जिस्टेंस के तौर पर कुछ सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। प्रसून जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, तो जब कोई तकनीक आती है तो उसके फायदे के साथ साथ कुछ एक नुकसान भी होते हैं। एआई के जरिए डीप फेक जैसी चीजें काफी आई हैं और जो साइबर फ्रॉड होता था अब उसकी मल्टीप्लिसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले अगर हमें दिखाई देता था कि 2-4 जगहों पर फ्रॉड हो रहा है, तो अब इन तकनीक के जरिए ऐसी चीजों का एक्सेस फ्रॉडस्टर्स के पास में या जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनके पास में ज्यादा बढ़ गया है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप, और इससे अवेयरनेस के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, थोड़े कॉन्स हैं, पर हमारी सरकार और हमारी जो इकोसिस्टम है वो सजग है। जैसे हमारे डीप फेक के लिए एक ऑलरेडी एक लीगल जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया है, उसको एनालाइज भी किया जा रहा है। और हाँ, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें थोड़े ये रेपरकशंस आएंगे, पर मुझे लगता है कि पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और इसमें थोड़ा हमारे जो आम नागरिक है उनको अवेयरनेस की भी जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार एआई रिलेटेड स्किलिंग और अवेयरनेस स्कीम्स चला रही है। जैसे हमारी किसी संस्थान से भी हमने तकरीबन 13,000 एमएसएमईज को अनेबलमेंट या अवेयर किया था कि आपको एआई में क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये अनेबलमेंट ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, सरकार की तरफ से, एनजीओज की तरफ से, स्टार्टअप्स की तरफ से, और इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, एनआईटीज हैं वो भी अनेबलमेंट कर रहे हैं। ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एमएसएमईज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एनजीओज के जो लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और भारत सरकार जैसे डोर स्टेप पे भी अगर आपको आधार में कुछ चेंज करना है तो आपका पोस्टमैन आके भी आपको बताता है कि कैसे चेंज करना है। तो वो एक अनेबलमेंट का भी जो इकोसिस्टम है वो तैयार किया गया है इन सब रेपरकशंस को एड्रेस करने के लिए। और पॉलिसी लेवल पे भारत सरकार इसीलिए ही रीजनल जो एआई कोष बना रही है जिसमें हमारी भाषाओं का ज्यादा उपयोग हो। वो फ्रॉडस्टर्स क्योंकि यूज नहीं कर पाएंगे, वो भाषाओं के जो लैंग्वेज मॉडल्स है वो हमारे अपने होंगे, तो वो कम खतरे के दायरे में आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिच लैंग्वेज मॉडल्स या आप रिसोर्स कह लीजिए 10 से 15 भाषाएं जो बहुत एक्टिवली यूज होती हैं। अगर आप देखेंगे हमारे बैंक्स में भी जो आपके ओटीपी या दूसरे मैसेज आते हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में आने लगे। बिल्कुल। वो इसीलिए आने लगे हैं कि हम और सुरक्षित तरीके से हम अपनी बैंकिंग सिस्टम को अपने सिटीजन्स की तरफ ले जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में यह भी कहा कि सरकार मेक एआई इन इंडिया के विजन पर काम कर रही है। आइए सुनते हैं। हम मेक एआई इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। हमें इस जर्नी को समय से पूरा करना है। हमें हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। तो क्या यही वजह है कि भारत इंडिजिनस या कहें अपने देश में खुद से एक ऐसा एआई सिस्टम इसी वजह से डेवलप कर रहा है ताकि फ्रॉड की घटनाएं या दूसरी तरफ से जो है इसे किसी भी तरह से हैक ना किया जा सके, इससे बचत होगी हमारी? ये एक एस्पेक्ट है एआई का। एआई एक ओवरऑल एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगी जिसमें आपके इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होंगे। एआई आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज पे भी बहुत अच्छे से मतलब इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल। अगर अभी हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें जो हमारे ड्रोन्स यूज हुए, उसमें जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज थी उसमें एआई का भी प्रयोग किया गया जो भारत में बना था। तो एआई एक बहुत व्यापक तरीके से भारत का अनेबलमेंट कर सकती है और मल्टीपल क्षेत्र से। साइबर सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है, हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी अनदर एस्पेक्ट है, हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी अनदर एस्पेक्ट है, हमारा जो स्किलिंग क्षेत्र है वो अलग एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ा जो हमारा डीपीआई का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे आधार हुआ और हमारे दूसरे ऐप्स हुए जिसमें वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरह हम दूसरे देशों को या कॉन्टिनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। तो ये एक मतलब डिप्लोमेसी चैनल भी क्रिएट कर रहा है डिजिटल इकोसिस्टम और एआई। पवन जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक से कोई गलती हो जाती है तो वहां पर हम जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? ये एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। आपको इसके लीगल पहलू, लीगल एस्पेक्ट्स क्या लगते हैं? देखिए, सन 2026 जो है एक नॉर्मल साल नहीं है। मैं इसको कहता हूं द ईयर ऑफ द एआई अकाउंटेबिलिटी गैप, यानी कि पहली बार अब जो बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है वो केंद्र बिंदु बन गया है हमारी एग्जिस्टेंस को लेकर। पिछले साल तक बात होती थी कि भाई ठीक है, एआई को एथिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब सवाल बहुत सरल है कि जब एआई इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा तो जिम्मेवार कौन?
और इसके जवाब बहुत भीषण है, कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमको एक नए समूचे तौर पर लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो वर्तमान कानूनी सिद्धांत हैं वो आज इस एआई के युग में पूरी तरीके से तारसंगत नहीं है। हाल ही में मैंने एक नई थ्योरी, एक नई लीगल प्रिंसिपल को पोस्टुलेट किया है, जिसमें मैं बोलता हूं कि टियर्ड लाइबिलिटी ऑफ एआई सर्विस प्रोवाइडर्स होना चाहिए। यानी कि जब एआई आपको नुकसान पहुंचाता है तो केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, विभिन्न एजेंसीज की जिम्मेवारी होगी। एआई की जिम्मेवारी होगी, उस कंपनी की जिम्मेवारी होगी जो एआई चलाता है, उस कोडर की भी जिम्मेवारी होगी जिसने एआई बनाया है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी दायित्व जिम्मेवारी का होगा। तो आपको ये टियर्ड या मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परिभाषित करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या हम अभी तैयार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगल पर्सनहुड देने की दिशा में। मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरी तरीके से मानता हूं कि वो समय आ गया है कि आपको बहुत जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लिमिटेड लीगल पर्सनहुड देना पड़ेगा, यानी कि उसे एक लीगल एंटिटी के स्वरूप में स्वीकारना पड़ेगा कानून के दृष्टिकोण से, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, उन्हें विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियों से आप लाद सकें, और अल्टीमेटली आपको फुल लीगल पर्सनहुड देना पड़ेगा अगर आप लीगल लाइबिलिटी को पूरी तरीके से डील करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपको नई लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जितने भी दुनिया भर के अभी राष्ट्रों ने कानून बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो इन बुनियादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी इश्यूज को डील नहीं करते। चाहे आप यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट ले लीजिए, चाहे आप चीन के 3 कानून ले लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चाहे आप एल सल्वाडोर का लॉ ले लीजिए, साउथ कोरिया, जापान या इवन हंगरी का लॉ ले लीजिए। हर एक लोग अलग तरीके से कानून तो बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो 5 अलग अंधे हैं जो अलग अलग तरीकों से एक हाथी को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बुनियादी सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं है कि क्या एआई लीगल है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप एआई को लीगल करार नहीं देंगे तब तक आप उसकी लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और जितने भी वर्तमान कानून देख लीजिए, उन्होंने एआई अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात नहीं करी। यूरोपियन यूनियन कहता है कि साहब मैं रिस्क बेस्ड अप्रोच करना चाहता हूँ। एल सल्वाडोर कहता है भाई कुछ हो ना हो, मेरे जो कोडर्स हैं बहुत जरूरी हैं, मैं उनको प्रोटेक्शन देता हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो मेरे एल सल्वाडोर आओ, तब उन पर आप मुकदमा ठोको, वरना आप उनको लाइबल नहीं बना सकते। अगर आप चीन का मॉडल ले लीजिए तो वो टॉप डाउन अप्रोच है कि कुछ भी करना हो चीन में, आपको पहले चीनी एजेंसी से आपको परमिशन लेनी है और तमाम सारा डेटा अपने चीन को देना है। तो अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट परिभाषित कर रहे हैं कि क्या प्रकार के कानून बन रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे लगता है भारत को एक बहुत अपनी विशिष्ट पोजीशन को रिक्रिएट करने का मौका मिला है। मुझे लगता है भारत को बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्पित कानून लाना पड़ेगा। अभी हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द पीएम साहब ने अभी एक नया व्हाइट पेपर रिलीज किया है जिसका नाम है डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे उन्होंने कहा कि साहब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक यूटिलिटी है और उसका एक्सेस का मौलिक अधिकार तमाम सारे लोगों को होना चाहिए। तो जब इस तरह की बुनियादी चीजें आ रही हैं तो जितनी जल्दी भारत एक डेडिकेटेड कानूनी प्रावधान लेकर आए, फ्रेमवर्क लेकर आए, अच्छा है। मुझे सराहना करनी पड़ेगी भारतीय सरकार की कि सरकार कहती है कि साहब हमें जल्दी नहीं है, हम इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो बात बहुत बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एआई का दुरुपयोग होना शुरू हो चुका है, आज के संदर्भ में जब आप अश्लील तस्वीरें महिलाओं की बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एआई का दुरुपयोग सामने आ रहा है। उस दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है, और जो विभिन्न प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनकी जिम्मेवारी को पुनः से परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो इस तरह की एआई इकोसिस्टम वाली जमीनी हकीकतों को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल। प्रसून जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नौकरियों के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है, चाहे कंप्यूटर शुरू में आया हो कि नहीं, जो नौकरियां हैं मौजूदा दौर की, उस समय तत्कालीन नौकरियां वो खत्म हो जाएंगी, और अब एआई को लेकर के भी यही बातें हो रही हैं कि जब एआई आएगा तो नौकरियां खतरे में रहेंगी। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे कुछ? मुझे लगता है कि एआई अनेबल करेगा, एम्पावर करेगा। हाँ, जो वर्कर्स रूटीन जॉब कर रहे हैं उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, नए स्किल्स लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि एआई का पहला जो स्टेज होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिजिटाइज करना, पर वो इंटेलिजेंस ह्यूमन की ही रहेगी। जैसे अगर किसान खेती कर रहा है तो कब बीज डालना है, कब ये डालना है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। अब उसको डिजिटाइज करके उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर किसान को हम उसमें एआई मॉडल ट्रेनिंग में आप एंगेज करोगे तो उनको वो एआई की
लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए आप पे करोगे। तो ये अनेबलमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने कार मैकेनिक्स या मशीन मैकेनिक्स हैं, उनका जो ट्रबल शूटिंग का वे है उसको हम डिजिटाइज करेंगे, हम अपने एल्गोरिदम्स में उसको एम्बेड करेंगे, फिर वो ऑटोमेट होगा। बिल्कुल। हमारे दैनिक जीवन और कामकाज में एआई की बढ़ती भूमिका पर आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इकोसिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। देश का प्रौद्योगिकी क्षेत्र अभूतपूर्व विकास के रास्ते पर है और अनुमान है कि इस साल इसका वार्षिक राजस्व 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच जाएगा। आज भारत के टेक्नोलॉजी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। देश में 1800 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 500 से अधिक केंद्र पूरी तरह एआई पर केंद्रित हैं। स्टार्टअप सेक्टर में भी एआई की मजबूत मौजूदगी देखने को मिल रही है। भारत में करीब 1,80,000 स्टार्टअप्स हैं और पिछले वर्ष शुरू हुए लगभग 89% नए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों और सेवाओं में एआई तकनीक को शामिल किया है। नैस्कॉम के एआई एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत को 4 में से 2.45 अंक मिले हैं। इसका मतलब है कि देश के 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। एआई को अपनाने में औद्योगिक और ऑटोमोटिव क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, साथ ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सबसे आगे हैं। ये सभी मिलकर एआई से उत्पादित कुल मूल्य का करीब 60% योगदान दे रहे हैं। वहीं एक हालिया बीसीजी सर्वे के मुताबिक भारत की लगभग 26% कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता हासिल कर चुकी है। भारत का एआई इकोसिस्टम न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी पहचान को भी नई ऊंचाई दे रहा है। मौजूदा दौर में सरकार के कामकाज के तरीके को आप किस तरह से देखते हैं, या हम कहें जो भारत सरकार की टीम है जो तकनीक के क्षेत्र में काम करती है, मंत्रालय से लेकर सचिवालय से लेकर राज्य स्तर पर भी इन चीजों पर किस तरह से काम हो रहा है और टीम किस तरह से काम करती हुई दिख रही है? ये एक बदला हुआ स्वरूप है भारत का, और यही भारत को आगे लेके जा रहा है और लेके जाएगा। और जो हम बोलते हैं कि जो एआई की क्रांति है, अब उसमें अग्नि पंक्ति में भारत को लाना है। तो ये जो हमारा करंट इकोसिस्टम है गवर्नमेंट का, वो उसी तरीके से सिनर्जेटिक वे में काम कर रहा है और वो पूरा इकोसिस्टम अनेबलमेंट कर रहा है। वो ना सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो रिसोर्सेज भी दे रहा है, वो स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो सारी मिनिस्ट्रीज का जो, जैसे अब जो डीबीटी की है वो 350 स्कीम्स, वो एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत बड़ा एक काम होता था पहले, क्योंकि विभिन्न डिपार्टमेंट्स में सिनर्जी क्रिएट करना एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। पर आज की सरकार वो बड़े सक्षम तरीके से कर रही है, और ना सिर्फ कर रही है, वो उसमें स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है और जो हमारा आम नागरिक है उस तक वो सुविधाएं पहुंचा रही हैं। तो जाहिर है जो चीज अब तक किसी एक शहर की या एक गांव की या एक जिले की, एक महानगर की होती थी, अब वो पूरे देश में तकनीक के जरिए, एआई के जरिए फैल सकेगी। तो जाहिर है देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से नई नीतियां आती हैं और एआई को और बढ़ावा मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में एआई तंत्र का विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल और प्रसून शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094004।